नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। इसमें पहली बड़ी खबर ईरान और इजराइल के हमले से जुड़ी है और दूसरी खबर आपको बताएंगे गुरमीत सिंह राम रहीम से जुड़ी हुई, जो पैरोल पर बाहर आया है। और तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां एनसीपी के सिंबल पर जंग जारी है। चौथी खबर सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। और पांचवी और आखिरी खबर आपको बताएंगे बिहार से, जहां प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तो देखिए, 5 खबरें आपको बताने वाले हैं जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें भारत पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां रहीम पर रहमत यानी कि 20 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली है और इरफान को भी जमानत मिली है। वही एनसीपी, अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीपी के सिंबल को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है और एनसीपी ने जल्द ही सिंबल बताने के लिए मांग भी की है। इसके साथ ही पीके की भी एक बात करेंगे, जिसमें प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अहम प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय नागरिकों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में ईरान में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और तेहरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। तो भारतीयों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है, क्षेत्र की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखें, रहने वाले लोग सतर्क रखें, विदेश मंत्रालय का कहना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इरफान, भारतीयों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी हाँ वैष्णवी, जिस तरह ईरान द्वारा इजराइल पे किए गए हमले के बाद में अब भारत भी सतर्कता बरतता नजर आ रहा है। यानी भारत में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें विदेश मंत्रालय की, तो विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है भारतीय जो लोग ईरान में रह रहे हैं या उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सहित कई राज्यों में जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस पूरे मामले पे बारीकी से नजर रख रहे हैं। बारीकी से नजर रखने का मतलब यह है कि सुरक्षा व्यवस्था भारत की बढ़ा दी गई है। फिलहाल भारत की अगर बात करें तो भारतीयों को सलाह दी गई है एडवाइजरी में कि वो ईरान से दूरी बना के रखें। फिलहाल जो यात्रा है वो रद्द कर दी जाए और ईरान जाने वाली जो यात्री हैं वो फिलहाल अभी ईरान की तरफ ना जाएं। इसको देखते हुए जिस तरह का घमासान ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, उसको देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत में बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को भी खतरा मंडलाता नजर आ रहा है। बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से ईरान की बात करें तो ईरान में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उन्हें क्या हिदायत दी गई है और क्या सुरक्षा उनको प्रोवाइड की जा रही है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं सभी सीमाओं पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल ईरान जाने वाले जो यात्री हैं उनकी यात्राओं को रद्द कर दिया गया है। एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है कि ईरान जाने की यात्राएं जो भी हैं, जो यात्री ईरान जाने का यात्रा का मन बनाए हुए तो उनको फिलहाल जो है रोक दिया गया है। फिलहाल दूरी बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सतर्कता बरतने के सख्त आदेश दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान चल रहा है उस पर पेनी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल इरफान, और जिस तरीके से अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो क्योंकि ईरान भी भारतीय लोग काफी संख्या में पहुंचते हैं, और ऐसे में एयरपोर्ट पर किस तरीके से जांच की जा रही है? जी हाँ वैष्णवी, अगर बात करें एयरपोर्ट की, सभी एयरपोर्टों पे फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिस तरह ईरान जाने वाली खास करके यात्राओं की बात करें तो ईरान जाने वाली यात्राओं पे पेनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा दल वहां पर तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। फिलहाल ईरान जाने वाली यात्राओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से चेतावनी दी है और जिस तरह की एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी के तहत जो है कानूनी व्यवस्था को जो है फॉलो किया जा रहा है और फिलहाल जो है अभी ईरान जाने की सलाह नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये एडवाइजरी चेतावनी जारी की है इरफान, और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में भी कई इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इजराइल और इराक में लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय वहां पर मौजूद है उनकी सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या उनको यहाँ पर भारत लाने का भी क्या कोई प्रयास किया जा रहा है?
जी हाँ पल्लवी, जिस तरह भारतीय जो लोग ईरान में रह रहे हैं, इसराइल में रह रहे हैं, उनको एडवाइजरी में सूचित किया गया है कि फिलहाल वो अपनी जो है सुरक्षा का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जो है भारतीय जो लोग हैं उनको सुरक्षित भारत लौटाने की व्यवस्था की जाए, इस पर भी बिल्कुल इरफान, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसे भी देखा जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम हरियाणा विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले 8वीं बार 20 दिन की पैरोल पर बरनावा के आश्रम में पहुंच गया है। उसके साथ ही परिवार के सदस्य व मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी आई है। रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम बरनावा के आश्रम में बीती 13 अगस्त को 7वीं बार 21 दिनों की पैरोल पर आया था और वो यहां से 4 सितंबर को वापस सुनारिया जेल गया। अब उसने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल की अर्जी लगाई है और डेरा प्रमुख की सशर्ते बरनावा के आश्रम में आने की पैरोल मंजूर हो गई है। बुधवार की सुबह डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से हरियाणा पुलिस सुरक्षा में लेकर चली। जनपद में आने पर बागपत पुलिस प्रशासन ने उसे सुरक्षा दी। डेरे के मुख्य द्वार पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ पंखिल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंखिल, ये पैरोल 20 दिन की मिली है राम रहीम को, लेकिन इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वैष्णवी जी कि पिछले लंबे समय से अगर हम बाबा का इतिहास चेक करें तो बाबा जेल के अंदर बंद जरूर है, पर चुनावों के पास कहीं ना कहीं ऐसा समीकरण जो है सरकार या किसी तरीके से बन जाता है कि राम रहीम को परलो या फिर रोल मिल जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि विधानसभाओं से कुछ ही दिन पहले जो है बाबा राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मैसेज है पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं जा रहा है कि बाबा कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करने के लिए ये पैरोल पाई है। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर जो है गुरमीत राम रहीम को किसी न किसी तरीके से पैरोल देने का काम करती है। परंतु इससे पहले भी ये आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते थे और इसी स्थिति के अंदर पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जानकारी दी थी कि पैरोल का कोई भी प्रोविजन मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, पैरोल देना तो कहीं ना कहीं कमिश्नर का काम है। तो ऐसे में इन्हीं चीजों का खंडन भाजपा समय समय पर करती आ रही है। पर हैरान कर देने वाली बात अभी भी यही नजर आती है कि कैसे बाबा राम रहीम आई बार पैरोल पर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल पंकिल, जिस तरीके से चुनाव से एन पहले उन्होंने 20 दिन की पैरोल मांगी और वो मंजूर भी हो गई, ऐसे में चुनाव की दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है और क्या इसका इफेक्ट चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के अंदर गुरमीत राम रहीम की बहुत ही ज्यादा फॉलोइंग जो है और ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ये जिसको भी समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम एक किंग मेकर का रोल जो है आई बार चुनाव के अंदर अदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ये उस पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा जिस पार्टी को गुरमीत सिंह राम रहीम समर्थन देने का प्रयास करेंगे। पंकिल, और 20 दिन की पैरोल के बाद में अब लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ शर्तें भी 20 दिन की पैरोल अगर उन्हें दी गई है तो वो भी रखी गई है कि चुनाव से जुड़ी कोई भी टिप्पणी राम रहीम नहीं करेंगे और चुनाव जो हरियाणा में है उसे लेकर किसी सरकार का नाम भी नहीं लेंगे। देखिए वैष्णवी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव आयोग द्वारा भी ये शर्तें रखी गई थी कि किसी भी तरीके की चुनावी टिप्पणी जो है गुरमीत राम रहीम द्वारा नहीं की जानी चाहिए। परंतु उसके और भी बड़े तरीके होते हैं कि साइलेंट तरीके से भी मैसेज कन्वे कर दिया जाता है और इसी स्थिति के अंदर साइलेंट होकर भी मैसेज कन्वे किया जा सकता है। स्थिति बिल्कुल साफ है, विपक्ष का आरोप बिल्कुल साफ है और आप भी समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या सियासत अब चुनाव से पहले हरियाणा में देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में क्या अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी खड़ी सिंबल पर चुनाव लड़ पाएगी, इसका फैसला 5 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में फैसले की नई तारीख तय कर दी है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग 10 अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र चुनावों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रखी थी।
और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीते लंबे समय से जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के लिए बड़ी राहत की खबर है। बांग्लादेशी नागरिक को गलत तरीके से भारत में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने के मामले में अभियुक्त इरफान सहित 3 लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। जज राजीव मिश्रा ने जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी सहित 3 लोगों की जमानत मंजूर कर ली है। मामले में अभियुक्त इरफान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने जमानत की याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी। इन सभी पर बांग्लादेशी नागरिक को गलत तरीके से देश में रुकने के लिए फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि बनवाने में सहयोग करने का आरोप है। तो इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत, बांग्लादेशी नागरिकता केस में जमानत मिली है। बता दें कि सपा के पूर्व एमएलए इरफान को जमानत मिली है। फर्जी दस्तावेज बनवाने में सहयोग का आरोप था, जिसकी वजह से वे जेल में बंद थे और अब बड़ी राहत उनको मिली है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सपा के पूर्व विधायक इरफान को जमानत मिली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, जैसा कि पूर्व विधायक इरफान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ये जो जमानत दी गई है वो किन तथ्यों के आधार पर दी गई है, क्योंकि आरोप काफी बड़े थे? जेल में है, वो फर्जी तरीके से बांग्लादेशियों को शरण देने, उनके कागज बनाने को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी कानपुर के थाने में। उसके बाद इनको जेल जाना पड़ा था, उनकी विधायकी भी चली गई थी। तो इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और पूर्व विधायक हैं। और इरफान सोलंकी और जो ये सीट शीशामुख खाली हुई वहाँ से विधायक भी थे। तो फिलहाल अभी इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी वो जेल में रहेंगे और जेल से बाहर नहीं आएंगे। और इस पर भी सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन जो इनके सहयोगी तो उनको भी इनके साथ साथ जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि समीर, आरोप काफी बड़ी थे, क्योंकि फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे और बांग्लादेशी नागरिक को यहां पर रखा गया था। ऐसे में ये काफी बड़े आरोप भी हो जाते हैं। तो हाईकोर्ट का इस सुनवाई में क्या कुछ कहना रखा था? जी देखिए, हाईकोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं, जिससे शर्तों को मानने के बाद इनको जो है जमानत दी गई है। फिलहाल ये अभी जेल ही में रहेंगे और किसी तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जो सीट इनकी खाली हुई उस पर हो सकता है समाजवादी पार्टी जो है इनके परिवार के किसी सदस्य को वहां प्रत्याशी बनाया। अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो इरफान सोलंकी ने एक तरीके से देश विरोधी कार्य किया है। वो एक पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के कई बार से विधायक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाया और बांग्लादेशियों को देश में शरण दिए ने काम किया, तो इसको लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उनके सुनवाई में जो तथ्य सही पाए गए उसको देखकर इनके जमानत अर्जी मान्य हो गई है। लेकिन फिलहाल अभी जो इनके सहयोगी हैं और ये हैं, फिलहाल अभी जेल में रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी इनको कब जेल से रिहा करने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल अभी ये जेल में है और इनके जो ये सीट खाली है उस पर चुनाव भी होना है, उसके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी जल्दी घोषित कर देगी। जी बिल्कुल समीर, जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव भी होना है और उसी सीट पर 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो एक फायदा उनको हो जाएगा, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उनके ही पूर्व विधायक पर, उसके बारे में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन अगर समीर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में एक बड़ा असर समाजवादी पार्टी का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इरफान को जमानत मिल चुकी है और जैसा कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो मोहित खान की अगर बात करें तो मोहित खान को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही थी, समाजवादी पार्टी से ही थे, और ऐसे में लगातार आरोप भी सरकार पर समाजवादी पार्टी लगा रही है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से इरफान सोलंकी को एक बड़ी राहत और उनके परिवार को एक बड़ी राहत मिली है, वहीं अगर मोइन खान की बात कर लें जो अयोध्या से हैं, इनके ऊपर भी इल्जाम लगाता है। इनका डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट होने के बाद इनका डीएनए मैच नहीं किया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो घटती भी नजर आ रही हैं। जिस तरीके से एक साथ मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन मोइन खान भी अभी जेल में रहेंगे, उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन जो डीएनए टेस्ट हुआ, जो उनका नौकर था उसका राजू, उसका डीएनए मैच किया है और मोइन खान का डीएनए मैच नहीं किया है। तो जिसके चलते काफी जो है माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती नजर आ रही है कि ये फंसाने का एक तरीका था, जो हमारे नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी साजिश करके फंसाने का काम कर रही है और जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं अगर बात कर रहे हैं अयोध्या की, तो अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, वहां से जो सांसद हुए हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या से, वो सीट उनके चलते खाली हो गई। उनके वहां से हटने के बाद तो ये उस विधानसभा से आते हैं, उनका ठीक ठाक दबदबा और वर्चस्व माना जाता है क्षेत्र में। और समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि हमारे नेताओं को जो टारगेट कर रही भारतीय जनता पार्टी, मोइन खान में से एक नेता है हमारे और निर्दोष है, उनको फर्जी तरीके से फंसाकर जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी
समीर, जैसा कि इरफान सोलंकी को अब जमानत मिल चुकी है, एक बड़ी राहत उनके लिए है और समाजवादी पार्टी के लिए भी है, लेकिन जैसा कि चुनाव है और ऐसे में सत्ता पक्ष को भी एक मुद्दा मिला है क्योंकि जो आरोप लगे थे वो काफी बड़े थे। तो क्या इसकी बात में सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, सत्ता पक्ष की अगर बात करें, सत्ता पक्ष का कहना है देखिए जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष का साथ ही ये भी कहना है कि समाजवादियों का सबसे ज्यादा हाथ अपराधों में पाया जा रहा है। चाहे नवाब खान की हम बात कर लें, चाहे मोइन खान की बात कर लें, चाहे इरफान सोलंकी की बात कर लें, और इस तरीके से कई तमाम नेता समाजवादी पार्टी के जो लगातार जेल जा रहे हैं। अभी फर्जी तरीके से जो जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ था। उनको उनकी बाकायदा रैली भी निकाली गई थी और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया था। रैली के दौरान उनको पुलिस प्रशासन ने एक रैली निकलवा के उनसे गुनाह कबूल करवाया था और उस समय जेल में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें कहना कि समाजवादी पार्टी के नेता ही निकल के आ रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराध जो बढ़ा है उनके समाजवादी नेताओं ने ही अपराध का ग्राफ बढ़ाने का काम किया है। जो अब भारतीय जनता पार्टी में ग्राफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं इन अपराधियों को जेल भेजने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेताओं का हर अपराध में कहीं ना कहीं पीछे से हाथ देखा गया है। और लगातार जिस तरीके से मोइन खान की बात की जाए तो मोइन खान ने भी एक अपराधी को शरण दी थी और अपराध करने में सहयोग भी किया था, और अपराधी वो स्वयं है, क्योंकि जिस तरीके से गैंगरेप का मामला है तो उसमें मोइन खान का भी कहीं ना कहीं हाथ है। डीएनए के रिपोर्ट आने के बाद से भले ही मोइन खान का नाम जो है इस मामले से हटता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गैंगरेप में सहयोगी मोइन खान को भी माना जा रहा है, क्योंकि जो उनका नौकर था राजू वो उनके यहाँ काम करता था और लड़की नाबालिग लड़की के साथ जो है ये जो दुष्ट अपराध हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनका भी इसमें हाथ माना जा रहा है, इसलिए इसके चलते वो जेल में है। जी बिल्कुल, फिलहाल एक बड़ी राहत इरफान सोलंकी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि जमानत उनको मिल चुकी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब आधिकारिक रूप से राजनीति के मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज ही वे अपने राजनीतिक दल को लॉन्च करेंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर 2 साल तक जन स्वराज यात्रा के जरिए बिहार के गांवों, गलियों, खेतों, खलिहानों, शहरों, कस्बों की खाक छान चुके हैं। जन स्वराज यात्रा का बड़ा पैमाने पर सोशल मीडिया पर प्रचार भी हुआ और इस दौरान पीके ने कई बार कहा कि वे बिहार को गरीबी, बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालने के लिए राजनीति के मैदान में आए हैं। पीके कहते हैं कि बिहार जब जाति और धर्म के नाम पर वोट ना दे, बल्कि विकास के मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। बिहार में अगले साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में वक्त सिर्फ 1 साल का है और सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन जो पार्टी अभी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और ऐसी तमाम पार्टियां हैं, उन्हें उनकी मुसीबत बढ़ सकती है बिहार चुनाव में। 2 वर्ष से वो ग्राउंड लेवल से अपने कार्यकर्ताओं को हर एक दूसरे के पास भेजा और यहाँ तक कि ये उन्होंने अपने सर्वे में कराया गया कि आखिर सरकार की नीति कहाँ है, जनता के प्रति कैसी है, नहीं है, क्या है। इन तमाम बातों से फीडबैक लेने के बाद भी तब वो इस तरह का कार्यक्रम आज पटना में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनकी युवा वर्गों में झुकाव है, कोई भी पार्टी दल का, कोई भी दल का कार्यकर्ता हो, युवा विशेषकर इनके साथ जुड़ना आरंभ कर दिया है। यहाँ तक कि हर 15 दिन के बाद प्रखंड लेवल की बैठक आरंभ हो गई है। अब सोचने वाली बात है कि एक साल पूर्व चुनाव होना है, यानी 25 को नवंबर में चुनाव होना है और अभी से वो सारी तैयारियां कर चुकी है। चूंकि खुद ये स्वयं अपने रणनीतिकार रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, यानी सारे के सारे ऐसे तमाम कद्दावर नेता और किस स्तर के नेता का ये रणनीतिकार रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको किस पॉइंट पर कहाँ क्या करना है, इनको सारी बात अवगत है और जनता का मूड क्या है, जब युवा का क्या मूड है, ये भली भांति जानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार, एक बिहार में जो भी सरकार आई, एक दूसरे पर आरोप लगाकर वो अपनी कार्य चला रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से विकास होनी चाहिए थी, वो बिहार में विकास आज तक नहीं हो पाई। सिर्फ जाति के आधार पर एक सिस्टम तैयार कर लिया है और उसी में जनता को बहला फुसला कर वहीं उसी के चक्रव्यूह में फंसा देना चाहती, जबकि बिहार से कोई लेना देना, विकास से कहीं कोसों दूर है। बिहार तब विकास होगा जब बिहार के लोग
अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने कस्बे में रहकर अपना जीविका चलाएंगे, तब बिहार का विकास होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि बिहार का विकास तब माना जाएगा कि दूसरे प्रांत के लोग बिहार में आकर रोजी रोटी लेंगे, व्यवस्था करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, तब जाना जाएगा कि बिहार में विकास हुआ है। और वही एक बिहार का विकास का एक मापदंड होगा। बिल्कुल, इनका प्रशांत कहना है। किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं और देखने वाली बात होगी कि वे बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।